नमस्कार साथियों, मैं कुमार विनय आप सभी का आपके अपने RWA के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं और बेहतरीन तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी UPSI की तैयारी, जल्दी से बताएं। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। उपासना जी नमस्कार, अनम, प्रीति, जगन्नाथ जी, रश्मि जी, तमाम साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री महाकाल। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। बिट्टू जी जय महाकाल। आपको पता है साथियों कि आज का जो हमारा टॉपिक है देशांतर रेखा है। बिल्कुल आज का टॉपिक हम आज शुरू कर लेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आपको जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई है क्या समझ में आ रही है आपको? मेरा उद्देश्य आपको चीजों को समझाना है, आपको चीजों को समझाते हुए आगे चलना है साथियों। ठीक है, आप लोगों के लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं, आप लोग भी मेहनत करिएगा, क्योंकि परीक्षा हमें नहीं आपको देना है। परीक्षा में हम केवल सहभागी बन सकते हैं साथियों, इसलिए हम मैपिंग के स्तर पर भी आपके लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं। आप देख सकते हैं ये मैप हम पूरा खा जाते हैं, ठीक है, विश्व का। इस मैप को हम देखते देखते आपकी तैयारी करवाते हैं। मैपिंग से ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं, हर एक टॉपिक को मैपिंग से करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होगी, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर आपको चीजें समझ में आ रही तो एक बार आप कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ सर चीजें समझ में आ रही है, और अगर आ रही है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, एक बिंदु केवल मैं अक्षांश में आपको लिखवाऊंगा जिसे हम कहेंगे अश्व अक्षांश। लेकिन उससे पहले जरूर मैं आपको बताऊंगा 10 मिलियन का प्रोग्राम आप सभी जानते हैं हम प्रयागराज में कहां रख रहे हैं, KP ग्राउंड में रख रहे हैं। सभी को आना है, सभी को वहां पर उपस्थित होना है, मजा आ जाएगा। ठीक है, जो आ सकते हैं केवल वही। ठीक है, और 25 नवंबर 11 बजे की बात है साथियों। और फिर मैप लगा हुआ, इसकी आज हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश रेखा किन किन देशों से होकर के देशांतर रेखा, उसकी हम बात करेंगे। तो चलिए, खैर इसके आगे की हम बात करते हैं, अश्व अक्षांश की हम बात करते हैं। ठीक है, तो अगला बिंदु में लिखूंगा अश्व अक्षांश। क्या लिखूंगा साथियों? अश्व अक्षांश के नाम से लिखूंगा। ठीक है, आपने सुना होगा अश्व अक्षांश के बारे में, नहीं सुना है कोई बात नहीं, सुन लीजिएगा। अश्व अक्षांश के बारे में हम लोग बात करेंगे। और अश्व अक्षांश को हम लोग अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग जानते हैं अंग्रेजी में हॉर्स लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड। अक्षांश को हम लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से आप इसको जानते हैं दोस्तों। क्या होता है अश्व अक्षांश? तो मैं आपको एक ही लाइन में इसको बताने की कोशिश करूंगा कि अश्व अक्षांश जो होता है वह कहां होता है, जरा उसको समझने की कोशिश करिएगा। हाँ, एक पृथ्वी के मैप हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये एक अर्थ मैंने बनाई है साथियों। इस अर्थ में, अरे भाई बन जा, इस अर्थ में जो है ये बीच का एक 0 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश रेखा, देशांतर आ रहा है आज, है ना। 0 डिग्री अक्षांश रेखा मैंने बनाने की कोशिश करी है। इस अक्षांश के ठीक ऊपर आपको पता होगा कि एक रेखा गुजरती है। रेखा तो बहुत सारी गुजरती है, लेकिन चूंकि अश्व अक्षांश की बात हो रही है तो हम केवल उसी रेखा की बात करेंगे साथियों। और उस रेखा का ध्यान रखिएगा, ये 30 डिग्री की रेखा है। इसको मैं मान लेता हूं कि ये 30 डिग्री अक्षांश रेखा है। आपको पता है कौन सी अक्षांश रेखा है? तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसलिए मैंने ऊ अक्षांश लिखा है। ऊ का मतलब है उत्तरी अक्षांश। ठीक है, वहीं पर एक और रेखा ऐसी ही आपकी उत्तरी गोलार्ध में ही पड़ेगी, जो कि 35 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा होगी। ठीक है, यहां पर जो रेखा है ये 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगी, 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अभी मैं केवल उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूं। उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री से लगाकर 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो एरिया है उसी को हम लोग बोलेंगे अश्व अक्षांश। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अश्व अक्षांश बोलेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा सेम टू सेम नीचे भी है, सेम नीचे भी है। और नीचे क्या है? तो नीचे भी वही कंडीशन है, नीचे भी 30 डिग्री से लगा करके लगभग 35 डिग्री, है ना। यहां से यहां तक का जो एरिया है ये मैं मान लेता हूं कि ऊपर वाला जो है ये 30 डिग्री है, ये जो है ऊपर वाला वो 30 डिग्री। अगर मैं इसको मिटा दूं, थोड़ा और बेहतरीन बना दूं आपके लिए, तो यहां से यहां तक ये वाली और ये वाली जो दोनों रेखाएं हैं ये कौन सी है? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश की है। सॉरी, 30 डिग्री अक्षांश है, उत्तरी क्यों लिखूंगा अब मैं? 30 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, और यहां वाली जो रेखाएं हैं, ये वाली जो रेखाएं हैं, ये वाली आपकी 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और दक्षिणी गोलार्ध में यही वाली आपकी 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगी। ठीक है, तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में ये वाला जो रेखा है ये अश्व अक्षांश वाला है। सेम टू सेम
30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 30 डिग्री 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में भी कौन सी अक्षांश है? ये अश्व अक्षांश के नाम से इसको भी जाना जाता है दोस्तों। ये दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं, ये दोनों की दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं, जिसे अश्व अक्षांश माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है, आखिर क्या कुछ खास है, इसके बारे में थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। ये तो मैंने एक आपको ओवरव्यू दे दिया, ये सबको समझ में आ गया ना क्या बता रहा हूं मैंने ये बताया, पुनः समझ लीजिएगा। मैंने ये बताया कि उत्तरी गोलार्ध में चूंकि ये 0 डिग्री की विषुवत रेखा है और ये वाला भाग आपका कौन सा कहलाता है? नॉर्थ हेमिस्फेयर कहलाता है, जिसे आप उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। और ये वाला जो भाग है वो कौन सा कहलाता है? आपका दक्षिणी गोलार्ध, जिसे सदर्न हेमिस्फेयर के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दोनों के बीच वाला जो भाग है, ध्यान रखिएगा, दोनों के बीच वाला जो भाग है वो अश्व अक्षांश कहलाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वाला जो भाग है वो भी अश्व अक्षांश कहलाएगा। ऐसा क्यों है ऐसा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जब प्राचीन काल में, सुनिएगा, ऐसा इसलिए है कि जब प्राचीन काल में घोड़े को इस अक्षांश के बीच में लाकर के ले जाया जाता था, तो घोड़े का वजन के कारण, समझना, घोड़े के वजन के कारण यहां पर पवनें शिथिल हो जाती। सबसे पहली बात अश्व अक्षांश की मैं बात करूंगा कि यहां पर पवनें, ठीक है, यहां पर पवन या विंड, ठीक है, यहां पर पवने या विंड जिसे आप कहेंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? मंद हो जाएगी। मंद या हम क्या बोलेंगे इसको? धीमी हो जाएगी। और जब मंद या धीमी हो जाती है तो इसके कारण जहाज नहीं चल पाता है, जहाज रुक जाता है, भार बढ़ जाएगा। और जब जहाज में भार बढ़ जाएगा साथियों, तो फिर क्या किया जाता था उस समय प्राचीन काल में? घोड़ों को फेंक दिया जाता था पानी के अंदर, इस डिग्री के आसपास। इसीलिए इसको अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। यह बात जरूर आपको ध्यान रखना है। मैंने दोनों ही बातें आपको लिखी है कि यहां पर पवन जो है या आपकी जो हवा है वो क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश करी कि यहां पर पवन जो है वो स्थिर हो जाएगी। और पवन जब स्थिर हो जाएगी तो ध्यान रखिएगा, मंद हो जाएगी, तो इसकी वजह से जहाज की गति क्या हो जाएगी? जहाज की गति क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। जहाज की गति क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। और जब धीमी हो जाएगी तो फिर क्या किया जाता था? यहां पर घोड़ों को या अश्व या घोड़ों को क्या कर दिया जाता था? फेंक दिया जाता था, नदी या जल में फेंक दिया जाता था, जल में फेंक दिया जाता था। ये एक परंपरा है, फेंक दिया जाता था, पहले ऐसा होता था, दिया जाता था, जिसके कारण जो है इसका नाम ही क्या पड़ गया? अश्व अक्षांश के नाम से इसका नाम पड़ गया दोस्तों, है ना। मैंने तो किताबों में पढ़ा, इसलिए आपको लिखवा दिया, अश्व अक्षांश इसे कहते हैं। ठीक है सर, प्रयागराज जो भी जाएगा आरडब्ल्यूए टीम उसको एक बुलेट देगी, ऐसी अफवाह ना फैलाओ भाई। ठीक है, अंकित जी कह रहे हैं ज्योग्राफी कितने लेक्चर में खत्म होगी? जब खत्म होगी तब देखेंगे, ऐसा क्या है। ठीक है, अभी तो पढ़ो यार बेटा, अभी आराम से सीखने की कोशिश करो इसको। यहां तक चीजें स्पष्ट हो गई क्या? चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब उम्मीद करता हूं अब एक नए डेफिनेशन या नए त्योहार की या नए हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं साथियों। उस टॉपिक का नाम क्या है? देशांतर रेखा। क्या नाम है? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा के नाम से हम इसको जानते हैं। और देशांतर रेखा को हम किस नाम से जानेंगे साथियों? तो देशांतर रेखा को हम अंग्रेजी में किस नाम से जानेंगे? तो ध्यान रखिएगा, देशांतर को हम लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। लॉन्गिट्यूड लाइन। देशांतर को किस नाम से जानते हैं? तो लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड लाइन किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। देशांतर रेखा किसे कहते हैं? ठीक है, तो एक बढ़िया सा मैप हम लोग आपके सामने यहां पर शो करेंगे। ठीक है, ताकि उसी से बहुत सारी चीजें आपकी आसानी से संभव हो सके, आसानी से पूरी हो सके। ठीक है, तो आइए जरा एक मैप हम लोग बनाने की यहां पर कोशिश करते हैं। ये मैप मैंने बनाने की यहां पर कोशिश करी साथियों। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि इस मैप के अंतर्गत अगर मैं बात करूं आपको कुछ बातें बताने की, तो इस मैप के अंतर्गत जो है यहां पर, अच्छा बीच में पहले एक रेखा बना देता हूं ताकि आपको और स्पष्टता बनी रहे। इस रेखा को हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। किस रेखा के नाम से जानते हैं? विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। बार बार नहीं बताऊंगा। इस विषुवत रेखा के दक्षिण में यहां पर आपका कौन सा गोलार्ध है? इसे हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, सॉरी दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको? दक्षिणी ध्रुव, या इसी को आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साउथ पोल के नाम से जानते हैं। और इसके ठीक उत्तर में यहां पर आप इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसे आप कहते हैं उत्तरी ध्रुव। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। ठीक है,
इसको आप उत्तरी ध्रुव के नाम से भी जानते हैं। इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट हो रही होगी। ठीक है, आ गई ना बात समझ में? तो ये यहां पर दक्षिणी ध्रुव है। एक बात मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो समझने की कोशिश करना। इस उत्तरी ध्रुव को इस दक्षिणी ध्रुव से जो मिलाने वाली रेखा है उसी को हम कौन सी रेखा कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। इसके बारे में और भी चर्चा करूंगा मैं। ठीक है, आपको पता है कि ये वाला जो भाग है यहां वाला, ये पूर्व कहलाता है, और इधर वाला जो भाग है ये पश्चिम कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पश्चिम कहलाता है। ठीक है, और ऊपर वाला भाग उत्तरी कहलाता है, नॉर्थ, जिसे आप कहते हैं नॉर्थ, और नीचे वाला जो भाग है ये साउथ कहलाता है, दक्षिणी क्षेत्र कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, बिल्कुल आर्कटिक अंटार्कटिक रह गया है। आर्कटिक अंटार्कटिक के बारे में मैंने आपको चर्चा कर ली है। ठीक है, आर्कटिक और अंटार्कटिक के बारे में मैंने चर्चा कर ली है। आलोक जी परेशान मत होइएगा। आर्कटिक रेखा जो है आपकी 66.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा है, और अंटार्कटिक रेखा जो है 66.5 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश रेखा है। बस इतना ही पर्याप्त है। कौन कौन से देश है, क्या है, कुछ आप भी मेहनत करिए उसके बारे में, फिर मुझे बताइएगा, नहीं तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो खड़ी रेखाएं हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस रेखा को, जो एक खड़ी रेखाएं है जिसे हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहते हैं, इस रेखा को साथियों आप लोग किस नाम से जानेंगे? तो ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसको आप किस नाम से जानेंगे? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से जानेंगे। और इस रेखा से, ये जो ग्रीन रेखा आपको दिखाई दे रही है, इसके इधर वाला जो बिंदु है उसे आप लोग क्या कहेंगे? पूर्व कहेंगे, ईस्ट कहेंगे। और इसके इधर वाला जो बिंदु है उसे आप लोग क्या कहेंगे? वेस्ट कहेंगे। आ रही बात समझ में आपको? ये दोनों बातें समझ में आई? इसके इधर वाला पूर्व, इसके इधर वाला क्या कहलाएगा? वेस्ट कहलाएगा। यहां से इधर वेस्ट, इसके इधर क्या है? पूर्व है। आ रही बात समझ में? अगर मैं एक नया पेज लूं तो समझना जरा, या अगर नया पेज क्यों लूं मैं, अगर यहीं पर बात करूं तो यहां पर कोशिश करता हूं मैं समझाने की। ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। हाँ यही है ना? हाँ यही है। ये देखिएगा, ये 0 डिग्री की, सॉरी अक्षांश नहीं, देशांतर रेखा है। इस रेखा से जब मैं इधर सोचता हूं, इधर की ओर सोचता हूं, तो इधर कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा होगी। इधर कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा होगी। और इसके जब मैं इधर सोचता हूं दोस्तों, इधर की ओर बढ़ता हूं, तो ये वाली कौन सी दिशा होगी? पश्चिमी दिशा होगी। आ रही बात समझ में? पश्चिमी दिशा होगी। अगर 0 डिग्री देशांतर के इधर अगर मैं जाऊंगा तो सारी की सारी पूर्वी देशांतर आएगी, सारी की सारी पूर्वी देशांतर आएगी। और इसके इधर जाऊंगा तो सारी की सारी पश्चिमी देशांतर आएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। निहाल जी बोल रहे हैं सर कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती। मेरे भाई जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तब वहां बताऊंगा ना, इतनी क्या जल्दीबाजी हो रही है? ठीक है, मैप को पीडीएफ बनाकर लाया करिए, जूम करके दिखाइए। ठीक है ज्योति जी, आपकी जैसी इच्छा। ठीक है, चलिए। कभी कभी तो लगता है कि बच्चे ही हमें गाइड करते हैं कि कैसे काम करना है। ऐसा नहीं होता यार, आप कभी शिक्षक के अकॉर्डिंग भी तो चलो। अगर आप ही हमें सीखते हैं, ऐसा नहीं, हम बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं, साथियों से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तरीका भी पढ़ाने का आप ही बताएं, है ना? चलिए खैर, बात करेंगे, परेशान मत होइएगा उस बात पे, हर एक बात पर चर्चा होगी मेरे साथियों। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं वो जरा समझने की कोशिश करना। देशांतर रेखा के बारे में जो बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया है। मैं देशांतर रेखाओं के बारे में एक बिंदुवार चर्चा करता हूं कि देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उसकी एक परिभाषा लिखता हूं, ठीक है, और लिखता हूं कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, यह बात मैंने आपको बताई है दोस्तों कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, और अगली बात मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है, कि 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री देशांतर को आप क्या कहते हैं? तो ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि 0 डिग्री देशांतर को आप क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको आप कहते हैं ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। वहीं पर देशांतर रेखा जो है इन्हें याम्योत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगला बिंदु लिखूंगा, देशांतर रेखा को पहले मैं लिखा दूं दोस्तों, फिर आपके डाउट को लूंगा। देशांतर रेखा को याम्योत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। याम्योत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इन्हें हम याम्योत्तर रेखा के नाम से भी जानते हैं, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। मैं इन हर बातों के नीचे जो है अंडरलाइन कर देता हूं। ग्रीनविच रेखा भी आप इसे कहते हैं, ग्रीनविच रेखा के साथ ही आप इसे याम्योत्तर रेखा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ये बात भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई क्या? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आपको पता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, जिसे ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं, इसे प्रधान याम्योत्तर रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अगला बिंदु मैं यहां पर लिखूंगा कि 0 डिग्री देशांतर प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, भी कहा जाता है। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको किससे संबंधित बताई है, तो इस देशांतर रेखा से संबंधित बातें बताई। अभी तो और भी बहुत सारी बातें बची हुई है। मैं चाहता हूं कि इत्मीनान से आपको मैपिंग के थ्रू हर बात को बताऊं। आप परेशान मत होना, बस आप विश्वास करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर कुल संख्या की बात की जाए, अगर कुल देशांतर संख्या की बात की जाए कि कुल देशांतर संख्या कितनी है या कुल देशांतर कितनी है, तो ध्यान रखिएगा कुल देशांतर कितनी है। अब इस मैप पर आ जाते हैं। ठीक है, इस रेखा से, ये 0 डिग्री की रेखा है, ध्यान रखिएगा, इसको 0 डिग्री देशांतर के नाम से जाना जाता है। अगर मैं यहां पर लिखूं तो 0 डिग्री देशांतर, या इसी को आप लोग एक और नाम से जानते हैं जो कि मैंने लिखा है ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं, या इसी को आप प्रधान याम्योत्तर रेखा के नाम से भी जानते हैं। प्रधान याम्योत्तर रेखा के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे इसके नाम है, ये इतने सारे नाम मैंने आपको बता दिए हैं। इस रेखा से जब आप इधर की ओर जाएंगे, इस डायग्राम पे आ जाओ, थोड़ा सा यहां पर चीजें समझ में आएगी आपको। इस रेखा से आप जब इधर की ओर जाएंगे साथियों, तो आपको बहुत सारी रेखा दिखाई देगी। आ रही बात समझ में? इस रेखा से आप इधर जाएंगे ना, इस साइड पश्चिम की ओर जाएंगे, तो आपको कुल मिलाकर के कितनी रेखा दिखाई देगी पता है? 180 रेखाएं दिखाई देगी। ठीक है, इसका मतलब है कि ये 1 है, तो यहां पर ये 0 है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, फिर ये यहां पर 2 हो गया, फिर जैसे आगे जाएंगे 3 होगा, फिर जैसे ही आगे जाएंगे 4 होगा, फिर जैसे ही आगे जाएंगे 5 होगा। ऐसे ही आगे जाते जाएंगे, ऐसे ऐसे ध्रुवों को मिलाते जाएंगे ना साथियों, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, मिलाते जाएंगे। ये मैं तो यहां ढंग से नहीं मिला पा रहा हूं, लेकिन एग्जैक्ट अगर ऐसे ऐसे मिलाते जाएंगे ना, तो आप लास्ट में जाओगे ना यहां पर आकर, तो यहां पर 180 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहां से फिर इधर जाएंगे तो 1 2 3 ऐसे 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 करते जाएंगे, आप मिलाते जाएंगे। समझना, भावनाओं को समझना। मैं डायग्राम भी एक बार गूगल से आपको दिखा दूंगा। ऐसे ऐसे आप करते जाएंगे तो लास्ट में यहां पर भी कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इन्हीं को देशांतर रेखा कहा जाता है। अब जरा यहां पर समझने की कोशिश करना। ठीक है, यहां चल रहा है नेट, चल तो रहा है थोड़ा बहुत, है ना। देशांतर रेखा जिसे हम कहेंगे, कहां गया? 1 मिनट साथियों, मैं कोशिश करता हूं। लॉन्गिट्यूड, है ना, लॉन्गिट्यूड लाइन इसे हम कहेंगे। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड लाइन का एक हमने इमेज लेने की कोशिश करी है, शायद इससे आपको और बेहतरीन तरीके से समझ आ सके। ये देखिएगा। ठीक है, यहां पर आपको चीजें समझ में आ जाएगी। बेहतरीन तरीके वाला एक डायग्राम हम ले लेते हैं, या एक काम करता हूं, मैं 3D लॉन्गिट्यूड लाइंस में लिख देता हूं, यहीं पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। साथियों, हमारी तो कोशिश ही यह रहती है कि आपको कितने बेहतर तरीकों से समझाया जा सकता है। ठीक है, उसी तरीकों से हम समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए 3D मैप हम लेते हैं, और 3D मैप में क्या कुछ हो सकता है वो देखने की कोशिश करिएगा साथियों। तो 3D मैप की सहायता से हम लेने की कोशिश करते हैं। एक बढ़िया सा कोई 3D मैप ले लेते हैं। ठीक है, अर्थ ग्लोबल इमेजेस वीडियोस। ठीक है, यहां पर अगर कोई आपको वीडियोस बेहतरीन मिल जाए
नहीं मिलेगा, मुझे याद है। ठीक है, 3D मॉडल, चलो खुलेगा आज। एक मिनट दोस्तों, शायद यहां पर आपको बेहतरीन तरीके से कोई चीज सीखने को मिल जाए, अगर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, है ना। एक मिनट दोस्तों, बस एक मिनट केवल। ये देखिए, ये आपको कुछ मिला है। ओके ओके, बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं साथियों, यहां पर आप देख सकते हैं, ये तो ध्रुव हो गया। ठीक है, ये ध्रुव हो गया साथियों। ये 0 डिग्री की रेखा है, आप सभी देख सकते हैं। ये जो रेखा मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, अगर इसको मैं बड़े साइज पर कर लूं, यहां पर आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, एक मिनट, इसको पहले तो मैं कुछ छोटा सा आकार बनाता हूं। ये बन गया, है ना। ये देखिएगा, ये जो रेखा है ना, ये रेखा, ये 0 डिग्री की रेखा है। ये आप देख सकते हैं, ये अलग अलग महाद्वीप इस पर आपको दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। ये 180 डिग्री की रेखा है। ठीक है, और बात करेंगे हम 180 डिग्री के बाद में, लेकिन पहले ये 0 डिग्री की रेखा की बात करते हैं। यहां से आप देख रहे होंगे साथियों, इस पे एनोटेशन नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करना, बेहतरीन मजा आएगा। ठीक है, लिखा दिया करो, हाँ मैं लिखा दूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है, 0 डिग्री। फिर यहां से एक रेखा ये आ रही है, आप देख सकते हैं, ये यहां से ये वाली रेखा निकल रही, फिर ये निकल रही है, बहुत सारी रेखाएं निकल रही है। तो आप देख सकते हैं कि 2 रेखाएं, ये रेखा और ये रेखा, इन दोनों रेखाओं के बीच में यहां पर गैप 0 है। जैसे जैसे ये आगे आती जाएगी, गैप यहां पर बढ़ती जाएगी, और सबसे ज्यादा गैप यहां विषुवत रेखा पर आपको मिल जाएगा, ये यहां से यहां तक का। और जैसे जैसे नीचे की ओर जाएगी, गैप और ज्यादा कम होता जाएगा। आ रही बात समझ में। और धीरे 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 जो है, ये 0 से इधर ईस्ट आएगा और इधर आएगा वेस्ट। तो आप देख सकते हैं 0 से इधर ईस्ट लिखा हुआ है, ये देखो ई लिखा, ई का मतलब क्या होता है, ईस्ट। ये देख सकते हैं, ई का मतलब होता है ईस्ट। और ये यहां पर लिखा है वेस्ट, ये देखो 0 से इधर है तो डब्ल्यू लिखा है, वेस्ट लिखा है। जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे ना, ये रेखा बढ़ती जाएगी, ये 180 90 की हो गई, ये 150 की हो गई, ये और 180 की हो गई। आ रही बात समझ में। फिर वापस से इससे इधर जाएंगे हम लोग, कहां गया वो 0 डिग्री, ये देखो 0 से हम इधर जाएंगे तो ये 30 आया, 30 के बाद में ये यहां पर 60 आया, 60 के बाद 90 आया, 90 के बाद में 120 आया। ये अलग अलग रेखाएं चलती जाएगी। फिर 150 आया और फिर 180 आ गया। 180 डिग्री की रेखा कॉमन रेखा है। आ रही बात समझ में। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कहां गया, अब इसको मैं वापस से जो है वो कर लेता हूं। ठीक है, वापस से इधर आ जाता हूं। अगर मैं इन रेखाओं की संख्याओं की बात करूं साथियों, मैं तो चाहता हूं कि बेहतरीन तरीके से आप समझ सकें। इन रेखाओं की अगर मैं बात करूं तो इन रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा। एक तो आपकी खुद 0 डिग्री की रेखा, ठीक है, 0 डिग्री की रेखा एक तो खुद आपकी हो गई, प्लस आपकी 180 डिग्री की एक रेखा हो गई है। ठीक है, और प्लस आपकी जो है 180 डिग्री की भी एक कॉमन रेखा होती है, और उसी के साथ में, है ना, या मैं कोल ही लिख देता हूं, क्यों चक्कर में पड़ो, 360 होती है। कितनी होती है, 360 रेखाएं होती है। अगर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या आपसे पूछी जाए तो 360 होती है दोस्तों। कितनी होती है, 360 होती है। कैसे होती है 360, वो जरा समझना, अगर समझ में आ जाए तो। ध्यान रखिएगा, 360 ऐसे होती है कि एक तो 0 डिग्री की रेखा है ही सही, तो एक रेखा तो वो हो गई 0 डिग्री वाली। उसके बाद में 180 डिग्री की रेखा सब में कॉमन है, सब में कॉमन है। मैंने बताया अभी, जस्ट आपको बना करके भी बताया कि दोनों ही जो है, दोनों ही 180 डिग्री की रेखा कॉमन है, तो 180 डिग्री की रेखा हो गई। और जब हम इधर से इधर की ओर पलटते तो 179 रेखाएं भी आती हैं, तो टूल मिला करके 360 रेखाएं यहां पर होगी। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, अगर अगली बात करें तो 2 देशांतरों के बीच की दूरी, 2 देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2 देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा 2 देशांतरों के बीच की दूरी जो होती है वह 111.32 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। और 2 देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, 2 देशांतरों के बीच की दूरी को हम गोर कहते हैं। क्या कहते हैं, गोर। ठीक है, या किसी किसी जगह गोरे भी लिखा रहता है, लेकिन गोर ही शब्द इसका सही आंसर है, गोर भी कहते हैं इसको। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, कविता जी कह रहे हैं सर पहले तो आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि क्या आप बता सकते हैं कि ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्षमा की क्या बात है। ज्योग्राफी देखो साथियों, ज्योग्राफी पढ़िए ना, शानदार पढ़िए। क्वेश्चन कितने आते हैं मुझे भी नहीं पता कि कितने आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आते ही होंगे जीएस के ज्योग्राफी से। क्यों उनको छोड़े हम। और ज्योग्राफी नहीं, ज्योग्राफी से साइंस भी कवर होगा आपका, साइंस ईवीएस कवर होगा आपका, जीएस का तो हर पार्ट कवर होगा। परेशान मत हो, समझने की कोशिश करो मैं जो समझा रहा हूं उस बात को।
ठीक है, तो ये बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। तो दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? गोरे कहलाती है। अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। नहीं होगी? अगली बात अगर मैं लिखूं कि भैया सबसे ज्यादा दूरी कहां पर होगी, तो मैंने जो 3D डायग्राम में आपको बना करके बताया था, आप ही खुद देख लो सबसे ज्यादा दूरी कहां पर होगी। इसमें जरा कोशिश करना आप लोग समझने की कोशिश करना, सबसे ज्यादा जो दूरी है वो कहां पर होगी। तो मैं यहां पर आपको बताने की कोशिश करता हूं कि सबसे ज्यादा जो दूरी होगी ना, एक मिनट, सबसे ज्यादा, एक मिनट साथियों, है ना, सबसे ज्यादा दूरी, एक मिनट साथियों मैं बताता हूं आपको, एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं कर लूं। सबसे ज्यादा जो दूरी होगी वो देखो यहां से बढ़ती 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 यहां विषुवत रेखा पर आ जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो दूरी होगी ना वो यहां पर होगी, ये यहां पर विषुवत रेखा पर होगी। और कितनी होगी? तो 111.32 किलोमीटर होगी। ठीक है, 111.32 किलोमीटर होगी। तो यहां पर मैं अगला बिंदु लिखूंगा कि सर्वाधिक दूरी, दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी, दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? तो विषुवत रेखा के बीच में होगी, विषुवत रेखा पर होगी, विषुवत रेखा पर होगी, विषुवत रेखा पर होगी। और कितनी होगी? तो 111.32 किलोमीटर होगी। आ रही बात समझ में? विषुवत रेखा पर होगी। और सबसे कम दूरी कहां पर होगी? अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी यहां पर है, तो सबसे कम कहां पर है? तो सबसे कम ध्रुवों पर होगी। सबसे कम कहां पर होगी साथियों? तो ध्रुवों पर होगी, ध्रुवों पर। आपको पता है कितनी होगी ध्रुवों पर? 0 किलोमीटर, 0 डिग्री अब लिखाने में आ रहा है, 0 किलोमीटर होगी। कैसे होगी? कैसे होगी? तो आओ कैसे होगी हम बताते हैं। भाई मास्टर किस लिए हैं, आओ जरा बताते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देखिए, ये है ना ध्रुव, हाँ भैया नॉर्थ पोल है, ये बोल रहा है कि नॉर्थ पोल है, हाँ भैया नॉर्थ पोल है, धन्यवाद, अब जाओ यहां से, हमें दूसरा काम करने दो। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो है दो देशांतरों के बीच की दूरी यहां पर क्या है? 0 हो गई है, 0 हो गई। ये देशांतर जैसे जैसे ऊपर की ओर आ रहा है ना, ये आपस में मिल जा रहा है। ये देखो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आएगा तो यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहां पे जैसे ये एक देशांतर जा रहा है, ठीक है, ये यहां से जा रहा है, ये देखो देखो देखो, ये यहां पर आकर के मिल गया, तो 0 हो गई ना। तो दो देशांतरों के बीच, ध्यान रखिएगा, दो देशांतरों के बीच में सबसे कम जो दूरी होती है वह ध्रुवों पर होती है साथियों। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से मैंने आपको इसको बताने की कोशिश करी, उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? एक बार जरूर कमेंट करके बताइए साथियों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं अब इससे आगे? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हम आगे बढ़े या नहीं बढ़े, जो भी है एक बार मुझे आप बताने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान रखिएगा। इसी 0 डिग्री देशांतर को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसी 0 डिग्री देशांतर को हम मानक समय रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं 0 डिग्री देशांतर को आप एक और नाम से जानते हैं, हालांकि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं इसको। आप समय मानक रेखा, समय मानक रेखा, ठीक है, समय मानक रेखा या ग्रीनविच समय मानक रेखा, या आप कोष्टक में जीएमटी के नाम से भी जान सकते हैं। ग्रीनविच समय मानक रेखा आप इसे कहते हैं, यह बात जरूर ध्यान रखिएगा। जीएमटी के नाम से जानते हैं। जीएमटी का मतलब क्या होता है? तो जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम इसको हम कहते हैं, जीएमटी के नाम से इसको हम जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए हो सकता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है क्या? अगर आ गई तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर समझेंगे ऐसा क्या है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई है साथियों, ये इंपॉर्टेंट बात है, सारी की सारी महत्वपूर्ण बात है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी। ठीक है सर, भैया ध्रुव पर 0 डिग्री क्यों होता है?
ध्रुव पर 0 डिग्री नहीं होता है, ध्रुव पर 0 किलोमीटर की लंबाई इनके बीच होती है, मैंने ऐसा बताया। ध्रुव पर तो 90 डिग्री होगा ना, ठीक है। आरओ एआरओ के लिए सफिशिएंट है, बिल्कुल ठीक है, सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए सर प्लीज बताओ सर, किसने अर्थ का मेजरमेंट किया और क्या है? देखो ग्लोब बनाने वाले व्यक्ति अलग हैं, है ना, ये सब काल्पनिक रेखा है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने आपस में मिल करके ऐसी धारणाएं बना ली कि ऐसा ऐसा कर लो। अच्छा एक और बात मैं आपको यहां पर लिखवाई देता हूं कि इस देशांतर रेखा का मतलब क्या है, इसका उपयोग कहां किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, देशांतर का उपयोग समय को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो देशांतर का उपयोग समय 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 है ना, टाइम निकालने या समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है। समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और अगर यहीं पर मैं नोट बना करके लिखूं कि अक्षांशों का उपयोग किस लिए किया जाता है, नोट बना करके लिखता हूं तो, क्योंकि यहीं पर है ना बात, तो ध्यान रखिएगा अक्षांशों का प्रयोग जो है वह किसी भी स्थान की, अक्षांश का उपयोग जो है वह किसी भी स्थान की स्थिति या उसकी लोकेशन को ट्रेस करने के लिए किया जाता है। अक्षांश का उपयोग स्थान की स्थिति, स्थान की लोकेशन का पता लगाने के लिए किया जाता है। लगाने के लिए किया जाता है, यह जरूर आप ध्यान रखिएगा। अच्छा मैंने जो आपको बताया कि 0 डिग्री देशांतर को समय मानक रेखा के नाम से जाना जाता है, जरा इस मैप पर आ जाइए। अब मैं इस मैप को बिल्कुल पूरी तरह से ब्लैंक कर लेता हूं, ठीक है, समझने की कोशिश करना। अरे मैप ही चला गया, कोई बात नहीं, बैक कैसे होंगे, नहीं हो पाएंगे, कोई बात नहीं। मैं यहां पर एक बढ़िया सा मैप ले लेता हूं वापस से, ठीक है। अब मेरे ख्याल से इसकी आवश्यकता हमें लग नहीं रही है, एक मिनट। ऐसा नहीं है कि इसकी आवश्यकता नहीं लग रही तो इसे हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा ना। देखिएगा मैं यहां पर लिखता हूं वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप पीडीएफ, है ना। एक पॉलिटिकल मैप मैं डाउनलोड करता हूं यहां पर, यही वाला डाउनलोड कर लेता हूं, चलो, है ना। मुझे तो आपको देश बताना है, इसके बारे में आपको समझाना है। नहीं खुल रहा है क्या? इमेजेस पे क्लिक करता हूं, यहां पर आ जाएगा। अभी इसी को डाउनलोड कर लेते हैं, यही वाला मैप है ना, मैंने यहीं से डाउनलोड किया है। तो यहीं पर आपको बताने की कोशिश करता हूं मैं, बाकी तो समझते हैं हम हर एक बात को। जीएमटी कहां से गुजरती है? जीएमटी को ही 0 डिग्री देशांतर कहते हैं शिवम जी, बताऊंगा। दो देशांतरों के बीच में समय का अंतर क्या होगा? सुमित जी रुकिए, दो देशांतरों के बीच में समय का अंतर 4 मिनट होगा, सब सब कुछ आएगा, इतना क्यों जल्दबाजी करते हो मेरे भाई, ठीक है। पहले इसको डाउनलोड हो जाने दो, सेव कर ले दो, सेव इमेज, है ना, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप। चलिए हो गया होगा मेरे ख्याल से। आइए जरा वापस से इसको पुनः यहां पर हम ऐड कर लेते हैं, इंपोर्ट और वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप। हर एक बात पढ़ेंगे साथी, इतना परेशान मत होइएगा, ठीक है। देखिए यहां पर जो रेखा है, यहां पर ये रेखाएं हैं 0 डिग्री की देशांतर रेखा, ठीक है। और कह रहे हैं कि दो देशांतरों के बीच में कितना समय अंतराल होता है, तो सब कुछ होगा। 20 क्वेश्चन आते हैं आरओ एआरओ में, बिल्कुल, है ना, ध्यान रखिएगा। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो समझने की कोशिश करो साथियों। अभी फिलहाल के लिए आपको मैं अगला बिंदु यहां पर लिखवा देता हूं कि दो देशांतरों के बीच या पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। यानी कि 1 डिग्री घूमेगी तो 4 मिनट लगेगा। तो जब 1 डिग्री में 4 मिनट लग रहा है, उसको समझना, 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का उसको समय लग रहा है, तो आप खुद ही बताइए 4 मिनट का 1 डिग्री देशांतर में लग रहा है, तो 15 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा? 15 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा? तो 4 × 15 बराबर 60 मिनट। कितना लगेगा?
60 मिनट लगेगा, या इसी को हम लोग क्या कह देते, 1 घंटा लगेगा। आ रही बात समझ में? तो 1 घंटा अगर उसको घूमना होगा तो उसको कितना 1 घंटा अगर उसको चलेगा तो कितना डिग्री देशांतर घूमेगा, 15 डिग्री देशांतर घूमेगा। तो 1 घंटे में अगर 15 डिग्री घूम रहा है, समझना इस बात को, 1 घंटे में अगर 15 डिग्री देशांतर अगर वह घूम रही है पृथ्वी, ठीक है, अगर 15 डिग्री देशांतर घूम रही है, तो मुझे बताओ 360 डिग्री घूमने में कितनी देर लगेगी? आ रही बात समझ में? तो 360 डिग्री घूमने में, 360 डिग्री घूमने पर समय कितना होगा? तो बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 360 में 15 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 15 दूना 30, 6 बचा, 15 चौका 60, तो 24 घंटे लगेगा। आप सभी जानते हैं कि यह कैसे निकला है, यानी कि 24 घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूम जाएगी, 360 डिग्री घूम जाएगी। आ रही बात समझ में? 24 घंटे में मैं यहां पर लिखूंगा अतः 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमेगी या घूम जाएगी। आ रही बात समझ में? अगर पृथ्वी को अपने अक्ष पर चक्कर लगाना है तो 24 घंटे में वो घूम जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये मानक समय रेखा है जिसे ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जाना जाता है। अगर यहां पर दोपहर की 12 बज रही है, ऐसा समझना, जरा समझने की कोशिश करोगे तो ही आएगा। अगर 0 डिग्री पर दोपहर की 12 बज रही है, ठीक है, 12 बज रही है दोपहर की, ध्यान रखिएगा, यहां पर दोपहर की 12 बजेगी, तो एक डिग्री पर 4 डिग्री का अंतर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? एक डिग्री पर 4 डिग्री का अंतर आएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कहां है भारत, ये रहा भारत, है ना। तो भारत अगर यहां है तो भारत से एक रेखा गुजरती है, आपको पता होगा, 1 मिनट, है ना, भारत से एक रेखा गुजरती है साथियों, कुछ इस प्रकार से ये कुछ रेखा गुजर रही, ठीक है। और ये रेखा है 82.5 डिग्री की। कितने 82 डिग्री की? 82 डिग्री 5 मिनट की ये रेखा है। मुझे बताओ अगर 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगते हैं, तो मुझे बताइए 82 डिग्री 5 मिनट घूमने में कितना समय लगेगा? तो मैं गुणा कर लेता हूं यहां पर, मुझे बताना आपकी, मैं गुणा कर लेता हूं। और गुणा क्या करूंगा कि 82 डिग्री, 1 डिग्री घूमने में कितना समय, 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा? तो 4 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। तो फिर मुझे 82 डिग्री घूमना है, 82 डिग्री 5 मिनट अगर मुझे घूमना है तो कितना समय लगेगा? तो गुणा कर लेता हूं ना, तो 82.5 गुणित 4, करिए गुणा, करिए गुणा करिए, इसमें क्या है ना। तो 82.4 गुणित 5 का मैं गुणा करता हूं तो 5 चौक 20, 2 बचेगा, दशमलव, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, हासिल का 1 बचेगा, 8 पंजे 40 और 1 41, कितना हुआ? 412। तो 412 लगे ना समय, 412 मिनट। अब इस 412 मिनट को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? 60 से डिवाइड कर दूंगा। करिए डिवाइड, करिए ना डिवाइड, क्या आंसर आएगा? तो 30 दूना 60, फिर और ये कितना जाएगा? 20, और कितना बचेगा ये? अच्छा, 2 दूनी 4, फिर 1 भाग नहीं जाएगा, कितना बचेगा बताइए? इसको काटने की कोशिश करिएगा, 2 से काटिए, इसको 2 से काटिएगा दोस्तों, है ना, मेरा गणित थोड़ा सा वीक है। 2 दूनी 4, 1 बचा, भाग नहीं जाए जिसकी 0, फिर 2 बचा 6, 206 आएगा, ठीक है। तो 206 यहां पर आ गया। फिर काटने की कोशिश करिएगा, 15 दूना 30, फिर कितना आएगा? 103 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 103 आ जाएगा। फिर 15 से काटने की कोशिश करिएगा, तो 103/15 जब आप इसको काटोगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर कहीं पर जो उत्तर आने वाला है वो उत्तर क्या आने वाला है, मैं उत्तर लिख देता हूं डायरेक्ट, 5 घंटे 30 मिनट आने वाला है, 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है। तो मैं आपको जो बताने वाला था वो यही बताने वाला था कि अगर पृथ्वी जो है ये 0 डिग्री देशांतर है, यहां पर दोपहर की 12 बजेगी, तो 82.5 डिग्री याम्योत्तर पर या देशांतर पर कितना समय ज्यादा होगा? तो ध्यान रखिएगा यहां पर 5.5 घंटे समय ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना है आपको, जो बात समझाने की है वो बात क्या है कि जैसे जैसे आप 0 डिग्री से इधर पूर्व की ओर चलते जाएंगे, ठीक है, समय में क्या होगी? समय क्या रहेगा? आगे रहेगा। समय क्या रहेगा दोस्तों? आगे रहेगा। तो मुझे बताओ अगर दोपहर की 12 बज रहे हैं इस ग्रीनविच रेखा पर, दोपहर की 12 बज रहे हैं,
आ रही बात समझ में? अगर दोपहर की 12 बज रहे हैं तो मुझे एक बात बताइएगा, भारत में 82 डिग्री 5 मिनट पर उस समय कितना बजेगा? तो शाम की, ध्यान रखिएगा, जब दोपहर की 12 बजेंगे तो यहां पर शाम की 5:30 बजेगी। आ रही बात समझ में? 5.5 घंटे भारत का समय जो है, 5.5 घंटे भारत का जो समय है, यहां के समय से क्या रहेगा? आगे रहेगा। और अगर इससे इधर पश्चिम की ओर अगर हम जाएंगे साथियों, अगर इधर पश्चिम की ओर जाएंगे तो यहां पर समय क्या होगा? पीछे रहेगा। आ रही बात समझ में? समय क्या रहेगा? यहां पर पीछे रहेगा। ठीक है, अगर यहां पर 12 बज रहे हैं तो ठीक इधर 15 डिग्री इधर जाएंगे हम। ये 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री से 15 डिग्री इधर आएंगे, तो 15 डिग्री इधर आएंगे तो क्या आएगा? 15 डिग्री वेस्ट, यही आएगा ना। 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर जिसे हम कहेंगे, यहां पर क्या लिखूंगा? 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर। और 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना बज रहा होगा मुझे खुद बताइए। अगर यहां दोपहर की 12 बज रहा है तो यहां पर दोपहर की 11 बज रहा होगा। अगर 15 से और इधर आऊंगा, तो 15 से इधर आऊंगा तो 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर की बात आ जाएगी। और जब 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर की बात आ जाएगी तो यहां पर कितना बज रहा होगा? तो 1 घंटा और पीछे कर लीजिए, तो 10 बज रहे होंगे सुबह के। ठीक है, और इधर जाऊंगा 15 डिग्री, 45 डिग्री पर चला जाऊंगा, तो 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर की ओर अगर मैं जाऊंगा तो यहां पर 1 घंटा और पीछे हो जाएगा, तो यहां पर सुबह की 9 बज रहे होंगे। आ रही बात समझ में? यानी कि हर एक 15 डिग्री पर समय इधर पश्चिम की ओर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। 12 कहां पे है? 12 इस 0 डिग्री पर है, ग्रीनविच रेखा पर है। ये हमने एक अनुमान लगाया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अगर यहां 12 बज रहे हैं तो 12 बज रहे हैं तो पूर्व की ओर अगर 15 डिग्री हम आगे चले, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर अगर हम आगे चलेंगे तो मुझे खुद बताइए यहां पर कितने बज रहे होंगे। अगर यहां पर 12 बज रहे हैं तो डेफिनेटली यहां पर कितने बजेंगे? 1 बजेंगे। 15 डिग्री से मैं जैसे ही और आगे आऊंगा, 30 डिग्री पूर्व देशांतर की ओर आएंगे तो यहां पर दोपहर के 2 बजेंगे। ठीक है, और 30 से फिर पे 45 पे आऊंगा तो यहां पर 3 बजेंगे। फिर मैं 45 से 60 पर आऊंगा तो यहां पर 4 बजेंगे। और 60 से जब मैं कितने पर आऊंगा? 75 पे आऊंगा तो यहां पर क्या बचेंगे? 5 बजेंगे। और 75 के बाद में आपको पता है कि कितना आएगा? सर 82.5 में 4 से करना था। कोई बात नहीं, आंसर तो आ गया ना। हमारा उद्देश्य आंसर लाना था। गणित का सवाल मैं कर भी नहीं रहा हूं, गणित का मैं विद्यार्थी हूं भी नहीं, है ना। गणित तो मेरा भी कमजोर है। राहुल देवतिया सर से मैं खुद भी गणित सीखता हूं, कभी कभार बैठ जाता हूं तो सर सिखा दो यार थोड़ा सा। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? ये अगर बात समझ में आ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर होले होले। ठीक है, जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतनी बातें समझ में आ गई क्या आपको? उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं कि 0 डिग्री की जो रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है उसके बारे में जरा हम बात करते हैं, जिसे आप लोग ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्यन रेखा भी कहते हैं। उस 0 डिग्री की बात कर लेते हैं, इसी की बात करेंगे, है ना। लेकिन एक और डायग्राम में लूंगा यहां पर। ठीक है, ये यहां पर ले लेता हूं, क्योंकि मुझे क्या करना है ना कि अब आपको वो चीजें बताना है। आइए जरा दोस्तों, पढ़ेंगे तो फिर अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, पर पढ़ेंगे हम तो, क्यों नहीं पढ़ेंगे। ये 0 डिग्री देशांतर है। ये 0 डिग्री देशांतर किन किन देशों से होकर के गुजर रहा है उसके बारे में जरा चर्चा हम करेंगे कि किन किन देशों से होकर के गुजर रहा है। अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा भी हम इसे कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम जिसे हम कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। ये जो है ये किन किन देशों से होकर के गुजर रहा है इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। ठीक है, आइए जरा सबसे पहले तो मैं कुछ हेडिंग वेडिंग डाल लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 0 डिग्री देशांतर या अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा, मानक रेखा, या इसी को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा, पता नहीं कितने नाम है साथियों, है ना। ये लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के जाती है, इसलिए इसका नाम ऐसा हो गया है। बाकी तो कोई विशेष है नहीं इसके बारे में। ठीक है, पर आपको भी ध्यान रखना है कि ऐसा क्यों है। 1 मिनट यार, 1 मिनट साथियों, है ना। आइए फिर से लिख देता हूं मैं,
0 डिग्री देशांतर, या इसी को हम लोग समय मानक रेखा के नाम से भी जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा भी आप इसे कह देंगे। आइए, ये किन किन देशों से होकर के गुजर रही है, ठीक है। तो वापस से मैप पे आ जाते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, ये मैप मैंने आपको यहां पर बना करके बताया है। ये जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है साथियों, सॉरी हाँ 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, ये कहां कहां से होकर के गुजर रही है। तो सबसे पहले ये 0 डिग्री की देशांतर अगर यहां आती है तो यहां पर यूनाइटेड किंगडम पड़ता है, यूके। क्या नाम है? यूके नाम है, ठीक है। एक मिनट, शगुन देशवाल जी, तो सर क्या यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य जल्दी और गुजरात में लेट निकलता है? थोड़ा सा धैर्यता रखो, मेरी ये कहने का मतलब है। क्या होगा कि मैं अभी बता दूंगा, क्योंकि मैं तो एज अ ऑप्शनल यूपीएससी में मैंने ज्योग्राफी पढ़ा है, मैं तो और डीप तक भी घुस सकता हूं, लेकिन कोई सेंस नहीं निकलेगा उसका। मैं अपनी विद्वता यहां प्रसिद्ध करने नहीं आया हूं, मैं ये प्रसिद्ध करने आया हूं कि आपको जिस समय पर जो बिंदु पढ़ना है तब मैं पढ़ाऊंगा, आप मुझ पर विश्वास करो बस केवल, ठीक है। अगर मैं आप लोगों के लिए इतना समय दे रहा हूं एक एक बिंदु पर, तो बड़ी बात है, कुछ बात होगी ना, नहीं तो चाहता तो अक्षांश देशांतर 15 मिनट का टॉपिक खत्म करके निकल जाता, लेकिन मैं समय दे रहा हूं, मतलब कुछ विशेष बात है, प्रश्न वहां से पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, अभी केवल समझो। ये यहां पर यूके आता है दोस्तों, क्या आता है? यूके। यूके का मतलब उत्तराखंड नहीं है, यूनाइटेड किंगडम है। क्या है? यूनाइटेड किंगडम है। और यूके के बाद में आप जैसे ही नीचे आएंगे साथियों, तो यहां पर आपका आएगा फ्रांस। कौन सा देश आएगा? फ्रांस आएगा। तो फ्रांस से होकर भी ये रेखा गुजरती है दोस्तों। तो सबसे पहले तो यूके से होकर के गुजरेगी, उसके बाद में फिर कहां से होकर के गुजरेगी? तो फ्रांस से होकर के गुजरेगी दोस्तों। मेरे पास एक मैप भी है, मैं इस मैप में भी बकायदा देख रहा हूं और आपको भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये यूके वाला, यूके से गुजरी, यूके के बाद में फिर कहां पर आई? फ्रांस पे आई है, यहां पर फ्रांस है। उसके बाद में फिर तीसरे नंबर पर ये कहां पर आती है? तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस के बाद में ये आती है स्पेन में। कहां पर आती है? स्पेन। ये रहा यहां पर स्पेन वाला पार्ट, ठीक है। ये स्पेन हो गया, ये भी एक देश है ना स्पेन। और स्पेन के बाद में ये कहां पर आती है? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर इस देश पे आती है, इसका नाम है अल्जीरिया। क्या नाम है? अल्जीरिया नाम है मेरे साथियों, अल्जीरिया, है ना। मैं सीन 2 कर देता हूं ताकि आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आए चीजें, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो है वो अल्जीरिया है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। यहां पर क्या है? अल्जीरिया देश पड़ता है। और अल्जीरिया से ठीक नीचे आप यहां पर एक देश पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? माली। क्या है? माली देश आप यहां पर पढ़ेंगे साथियों। ये माली से होकर भी गुजरती है। और माली के बाद में आप नीचे जैसे ही आएंगे तो यहां पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है बुर्किना फासो। क्या नाम है? बुर्किना फासो। बुर्किना फासो देश यहां पर पड़ता है, यहां से होकर के गुजरेगी बुर्किना फासो। और फिर ये नीचे आएगी तो यहां कहीं आपको एक देश दिखाई देगा जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है दोस्तों घाना, ठीक है। क्या नाम है? घाना, ठीक है। घाना, घाना। और घाना से पहले यहां पर एक देश पड़ेगा टोगो, टोगो। फिर यहां पर पड़ेगा घाना, ठीक है। सब मिक्स हो गया है, तो टोगो हो गया, घाना हो गया, और लास्ट में ये यहां पर आएगी तो यहां पर आपकी अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महाद्वीप से होकर के गुजरेगी। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो बस फिर तो काम हो गया है। आ रही बात समझ में? यहां तक की चीजें स्पष्ट हो गई क्या? तो ये कहां कहां से गुजर रही है? सबसे पहले यूके से, फिर फ्रांस से, फिर स्पेन से, फिर अल्जीरिया से, फिर ये माली से गुजरेगी, फिर ये टोगो से गुजरेगी, फिर घाना से गुजरेगी, अच्छा बीच में बुर्किना फासो से भी गुजर रही है, और फिर अंटार्कटिका से गुजरेगी। कुल मिलाकर के 9 निकायों से होकर के गुजरेगी साथियों, ठीक है। तो मैं यहां पर अब लिख भी देता हूं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है किन किन देशों से होकर के गुजर रही है। तो सबसे पहला देश आपका आता है यूके, यूनाइटेड किंगडम जिसे आप कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और दूसरा देश कौन सा है? तो आपका फ्रांस पड़ता है। फ्रांस के बाद तीसरा देश कौन सा है? तो आपका कौन सा पड़ेगा? स्पेन पड़ेगा दोस्तों, स्पेन से होकर के गुजरती है। स्पेन के बाद में आपका अगला देश कौन सा पड़ेगा? तो अल्जीरिया पड़ेगा, अल्जीरिया, अल्जीरिया। और अल्जीरिया के बाद में आपका पांचवा देश कौन सा पड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा, माली पड़ेगा, माली, माली।
और फिर पड़ेगा आपका छठवां देश बुर्किना फासो। ठीक है, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। कल हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ेंगे, पहले ही बता दे रहा हूं। बुर्किना फासो हम यहां पर पड़ेगा, और फिर पड़ेगा आपका टोगो। टोगो के बाद में आपका देश हमने देखा था घाना। दोस्तों ना मैप बनाने से ना दिमाग में छप जाती चीजें। और घाना के बाद में आपको पता है नोवा अंटार्कटिका महाद्वीप पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, बस इतनी ही तो बात आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा क्या कुछ ध्यान रखना है। डोंट अंडरस्टिमेट पावर ऑफ द विनेसर। अरे नहीं, ऐसा नहीं है भाई, है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि आपको यहां तक चीजें स्पष्ट है। चलिए अब देखो बाकी की चर्चा अब हम कल करेंगे, इतना मेरे ख्याल से पर्याप्त है, इतना डोज नहीं देना था, लेकिन ठीक है, जब इतनी सारी बातें हो ही गई है तो फिर सब जरूरी भी है। कल हम कुछ बातें जैसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसे इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। ठीक है, बाकी चर्चाएं फिर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर के करेंगे। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? हाँ, एक बात और, थोड़ा सा जटिल जरूर होगा, मुझे उम्मीद है कि जटिल होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर जो लोग पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उनको तो मजा आ रहा होगा, और जो लोग दूसरी बार या तीसरी बार पढ़ रहे होंगे थोड़ा उनको लग रहा होगा कि सर क्यों पढ़ा रहे हो। पर मैं बता रहा हूं, आपके पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश से 0 डिग्री देशांतर रेखा नहीं गुजरती। फिर प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती, कर्क रेखा नहीं गुजरती या गुजरती है, जैसे भी प्रश्न आ जाए, और आप फिर है ना फिर वहां पर टोगो टोगो करते रहोगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। मोरक्को सर जी नहीं आएगा क्या? नहीं भाई, मोरक्को नहीं आएगा। ठीक है, मोरक्को कहां आएगा बताओ, कहां आएगा मोरक्को इसमें? ठीक है, मोरक्को नहीं आएगा। आ रही बात समझ में? तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बताने की कोशिश करी। चलिए, नजर भी होगा। नाइजर, नाइजर, नाइजर से नहीं गुजरेगी। ये रहा नाइजर, इधर ये माली से ही गुजर रही है। आप मैप में जरूर देखना, मेरे पास मैप भी है, मैं आपको बताऊं। हम हवाबाजी में काम नहीं करते, ये देख सकते हैं आप, ये एटलस लेके चलते हैं साथ में। गुरुजी एटलस लेके भी चलते हैं। कारण क्या है? ये एटलस का प्रयोग क्यों करते हैं? देखो आप लोग एटलस का प्रयोग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। जब हम पढ़ाने आते हैं ना तो उसके पहले तैयारी करके आते हैं, ऐसे ही नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो सबको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद तो मुझे भी ऐसी ही है। और अगर नहीं आ रहा है तो जरूर मुझे बताइएगा कमेंट करके, हम लोग जरूर आपकी मेहनत में रंग लाने की कोशिश करेंगे। मेरी तो कोशिश ही यह है कि सभी लोग बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करें, ताकि आपको केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से ही सारी चीजें न पढ़ने का मौका मिले, और भी कुछ आगे अगर आप करना चाहें तो बेहतर तरीके से केवल इसी ज्योग्राफी को पढ़ते हुए कर ले। ठीक है, चलिए तो बाकी चर्चा है अब हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद साथियों। मिलते हैं आपसे कल शाम को 4 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, जय श्री महाकाल, जय हिंद, जय भारत।